स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट के लिए एक और स्पेशल मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। तो सब लोग लाइव जल्दी से जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न इस मॉडल पेपर में कराए जाएंगे आज की क्लास में वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यह पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करेंगे और आज की इस क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास। जितना भी बचा है उसमें अधिक से अधिक पढ़ाई कर लीजिए। तो आज के इस क्लास में इस प्रकार के कई सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। अगर आप अभी तक सीडीपी को थोड़ा भी नहीं जानते तो बस 2-3 क्लासेस देखिए और वो आप सीडीपी में सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक बच्चा किसी समस्या को हल करते समय पहले गलत रणनीति अपनाता है, फिर स्वयं उसमें सुधार करता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? सुदृढ़ीकरण दर्शाएगा या आत्मनियंत्रित अधिगम होगा या परीक्षण त्रुटि होगा या अनुकरण होगा? बताइए। परीक्षण त्रुटि, एरर जिसे कहते हैं आप, या अनुकरण? चलिए पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट करिए सब लोग एक तरफ से। चलिए ये देखिए, यहाँ पर अनुकरण की बात नहीं हो रहा है इसलिए डी ऑप्शन पहले काटिए। और क्या परीक्षण त्रुटि की बात नहीं हो रही इसलिए सी ऑप्शन को काटिए। अब आपको बताना है कि सुदृढ़ीकरण होगा या आत्मनियंत्रण अधिगम होगा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या पूछा जा रहा था कि एक बच्चा किसी समस्या को हल करते समय उसमें पहले रणनीति बनाता है, अपनाता है, फिर उसमें सुधार करता है। तो जब सुधार फिर से कर देगा तो यहाँ पर आत्मनियंत्रित अधिगम हो जाएगा। नोट करिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी शिक्षण तभी संभव है जब, कब संभव होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र हो, बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण जेडपीडी के भीतर हो, और सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण पाठ्यपुस्तक पर आधारित हो, और डी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक निर्देशात्मक हो। चलिए, शिक्षक निर्देशात्मक हो, चलिए मतलब कि शिक्षक निर्देश देता हो, सिर्फ इसलिए हमारा डी ऑप्शन पहले काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण पाठ्यपुस्तक पर आधारित हो। कभी भी वाइगोत्स्की ने पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षण को सही नहीं माना, इसलिए सी ऑप्शन को भी काट दीजिए। अब आपको ए और बी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए, पूछ क्या रहा था प्रश्न में ना, प्रभावी शिक्षण तभी संभव है जब बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र हो या शिक्षण जेडपीडी के भीतर हो। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए काफी लोगों ने यहाँ पर ए ऑप्शन टिक किया, लेकिन यहाँ पर शिक्षण जेडपीडी के भीतर हो तभी हमारा सबसे बेहतर प्रभावी होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर वाइगोत्स्की को ना पूछा होता तब आप ए ऑप्शन को सही करते, लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया था इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है जब, ए ऑप्शन कह रहा है कि नया अनुभव पुराने ज्ञान से मेल खा जाए, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा रटंत अधिगम करे, तो बिल्कुल नहीं, रटंत अधिगम की बात आप नहीं करेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि नया अनुभव मौजूदा स्कीमा से मेल ना खाए, और डी ऑप्शन बच्चा परिपक्व हो जाए। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए चलिए बताइए तुरंत क्या होगा उत्तर। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या पूछा गया था कि संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। बात जीन पियाजे की हो रही है, तो संज्ञानात्मक असंतुलन कब उत्पन्न होगा? तो जब नया अनुभव इस मौजूदा स्कीमा से मेल ना खाए तभी यह हमारा असंतुलन उत्पन्न होगा। ठीक है, स्कीमा शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से जीन पियाजे ने ही किया था। अगर आपको यह शब्द मिल जाए स्कीमा पेपर में कहीं पर भी तो वहां पर समझ जाइएगा कि ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, थोड़ी सी ये ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है।
चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों से यह पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, ये शब्द को याद करिएगा, ठीक है। तो वह विकसित कर रहा है, क्या विकसित कर रहा है टीचर? ए ऑप्शन स्मृति को, बी ऑप्शन मेटाकॉग्निशन को, सी ऑप्शन सुदृढ़ीकरण को और डी ऑप्शन अनुशासन को। तो चलिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए फटाक से। चलिए, तुमने ऐसा क्यों सोचा, तो यहाँ पर किस चीज़ का विकास किया जा रहा है, विकसित हो रहा है, बताइए। अनुशासन बिल्कुल नहीं भाई साहब, डी ऑप्शन कौन बता रहा है, काटिए। ए ऑप्शन स्मृति बिल्कुल नहीं। अब आपको मेटाकॉग्निशन और सुदृढ़ीकरण को चुनना है, कौन सा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, एक तरफ से सब लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर सुदृढ़ीकरण ना होकर बल्कि मेटाकॉग्निशन होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। स्थिर होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए। तो बताइए जल्दी से। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समावेशी शिक्षा क्या कहता है। सबसे पहली बात तो समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर इतने से ही उत्तर आपका निकल जाएगा। ए ऑप्शन का है कि स्थिर, बिल्कुल नहीं, स्थिर कोई भी चीज़ समावेशी शिक्षा में नहीं रहेगी, इसलिए आपको काटना पड़ेगा। कठोर कभी भी पाठ्यक्रम नहीं होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम कभी भी कठोर नहीं होगा। देखिए, पाठ्यक्रम का स्वरूप कह रहा था ना, इसलिए पाठ्यक्रम का स्वरूप स्थिर नहीं रहता। हो सकता है बालक मंद बुद्धि का हो। अगर पाठ्यक्रम का स्वरूप एक जैसा ही रहेगा तो बालक सीखेगा नहीं। बालक के अनुसार आपको पाठ्यक्रम को भी चेंज करना पड़ेगा वहां पर, इतना जानते रहेगा। कुछ भी करिए लेकिन हर बालक सीख जाए, यही समावेशी शिक्षा हमारी कहती है, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि मानकीकृत, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो होगा पाठ्यक्रम का स्वरूप वो होना चाहिए लचीला, ताकि समय अनुसार उसे बदला जा सके और बालक को सिखाया जा सके। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बच्चा शब्द पहचान लेता है लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाता, यह मुख्यतः समस्या है। कौन सी समस्या है? ए ऑप्शन दृश्य दोष की, बी ऑप्शन अर्थ निर्माण की, सी ऑप्शन लेखन दोष की और डी ऑप्शन ध्यान अभाव का। तो चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर सब लोग बताएंगे एक तरफ से। चलिए, बिल्कुल सही। एक बच्चा है जो शब्द तो पहचान ले रहा है लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाता। यहाँ पर अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान का अभाव नहीं। अगर ध्यान का अभाव होता तो बालक शब्द भी नहीं पहचान पाता, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि लेखन दोष, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर लिखने की बात नहीं हो रही, इसलिए हमें लेखन दोष को भी काटना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि दृश्य दोष, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो उत्तर होगा अर्थ निर्माण यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह स्तर जहां नियम समाज की स्वीकृति हेतु माने जाते हैं कहलाता है। क्या कहलाएगा? पूर्व परंपरागत, परंपरागत या उत्तर परंपरागत या नैतिक सापेक्षता। चलिए, अभी भी अगर आपने कोहलबर्ग को नहीं पढ़ा, जीन पियाजे को नहीं पढ़ा और वाइगोस्की को नहीं पढ़ा, एनईपी 2020 को नहीं पढ़ा, तो आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इन टॉपिकों को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप कहीं पर नहीं पा रहे हैं ये सब टॉपिक, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है। वहाँ पर उस प्लेलिस्ट पर पहुंचेंगे, तुरंत क्लिक करेंगे, पहले ही ऊपर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में अलग से दिए गए हैं और आपको इन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जितने लोगों ने बी ऑप्शन परंपरागत दिया उनका सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अधिगम का मापन किया जाता है, किस प्रकार से किया जाएगा? भावनाओं से किया जाएगा, चिंतन से, अप्रत्यक्ष व्यवहार से या अंतर्दृष्टि से?
कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कौन सा उत्तर सही होगा, बताइए फटाक से सब लोग। चलिए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अधिगम का मापन कैसे किया जाएगा? चलिए, भावनाओं से कभी भी अधिगम का मापन नहीं होता। जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन को मारा उन्हें गलत करना पड़ेगा इस प्रश्न को, ठीक है? बताइए। चिंतन से हो सकता है? बिल्कुल नहीं, चिंतन से नहीं होगा अधिगम का मापन, और अंतर्दृष्टि से ना होकर के प्रत्यक्ष व्यवहार से ही हमारा जो है मापन होगा अधिगम का, ठीक? बिल्कुल, यहाँ पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण से पूछा जा रहा था, तो व्यवहारवाद के जनक अगर पूछे जाए कौन है, तो वो है वाटसन महोदय। ये जानते रहिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके लिए। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संरक्षण की अवधारणा का विकास दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? स्मृति को, वृद्धि को, या अमूर्त चिंतन को, या तार्किक सोच को, या कल्पनाशीलता को? किसे दर्शाएगा? आप ये कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए। चलिए, संरक्षण की अवधारणा का विकास दर्शाता है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्मृति वृद्धि, जितने भी लोग ये ऑप्शन मारे गलत होगा। अमूर्त चिंतन की बात नहीं होगा। अगर बात करेंगे संरक्षण की अवधारणा का विकास, वह तार्किक सोच से ही विकसित होगा, ठीक है? यहाँ पर कल्पनाशीलता का जवाब नहीं माना जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया से निर्मित होता है, यह कथन संबंधित है। किससे संबंधित है ये आपको बताना है। स्किनर से, थॉर्नडाइक से, पियाजे से, वाइगोत्स्की से? चलिए, बताइए, ज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया से निर्मित होगा और किससे यह संबंधित है? चलिए, फटाक से कमेंट करिए। देखिए, यहाँ पर हमने आपको शब्द बताया था सामाजिक अंतःक्रिया। अगर आपको सामाजिक अंतःक्रिया शब्द मिल जाए और वाइगोत्स्की वहाँ पर हो, तो लगभग 90% चांस है कि ऑप्शन वही सही होगा, ठीक है? अगर जैसे वाइगोत्स्की हैं और बंडूरा नहीं है, वाटसन नहीं है, तो लगभग 100% मान लीजिएगा कि वाइगोत्स्की ही हैं उत्तर में, ठीक? यहाँ पर ज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया से निर्मित होता है। इसका उत्तर आप लोग वाइगोत्स्की यानी कि डी ऑप्शन सही कर लीजिए। और क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर ठोकिएगा, ठीक है? चलिए, और पूरी क्लास को देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो कहा जा रहा है कि शिक्षक यदि बच्चों को स्वयं सीखने की रणनीति चुनने देता है तो वह बढ़ावा देता है। किस चीज का बढ़ावा देगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा, बी ऑप्शन आंतरिक अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन दंड, और डी ऑप्शन प्रतियोगिता। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही, जल्दी बताइए। शिक्षक यदि बच्चों को स्वयं सीखने की रणनीति चुनने देता है तो वह किसे बढ़ावा दे रहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है? आंतरिक मोटिवेशन की बात किया जा रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बालक अपने मन से कुछ सीखने की रणनीति बनाएगा, चुनेगा, तो बालक को अंदर से मोटिवेशन प्राप्त होगा ना, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन सही करेंगे। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए तो गणितीय संकल्पनाओं को समझने में लगातार कठिनाई किस प्रकार से जुड़ी है? हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था। आप विकारों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। डिसलेक्सिया जो होता है किससे से संबंधित है? तो ये पठन विकार होता है, ठीक है? नोट करिएगा, ये पठन विकार हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया होगा, ये गणितीय विकार है। और डिसग्राफिया जो है यह लिखने संबंधित विकार है, ठीक है? नोट करिए, ये लिखने संबंधित विकार है। और यहाँ पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में लगातार कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन यानी कि डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया गणितीय विकार होता है, ठीक? चलिए, आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीखने की तत्परता सबसे अधिक निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? क्या आयु पर करेगी, अभ्यास पर, परिपक्वता पर, या पुरस्कार पर? चलिए, सबसे अधिक निर्भर किस पर रहती है बताइए। चलिए, जल्दी से बताइएगा। पुरस्कार पर बिल्कुल नहीं, अभ्यास पर हो सकता है लेकिन आयु पर नहीं होगा।
ठीक, बालक किसी भी आयु में तत्पर हो सकता है सीखने में। एक थोड़ी है कि सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, किसी भी कार्य के लेकर बात होगी। ठीक, चलिए बताइए फटाक से उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी लोगों ने परिपक्वता पर ऑप्शन लगाया, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। किस प्रकार का होगा? उत्तर बताना होगा, समय समस्या प्रस्तुत करना होगा, या दंड देना, या तुलना करना। चलिए, दंड देने की बात आप नहीं करेंगे, हमने आपसे पहले बताया था। और तुलना भी आप बालकों के बीच में नहीं करेंगे। अब आपको ए और बी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए, बात रचनावादी कक्षा में शिक्षक के मुख्य कार्य की जा रही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका उत्तर। बिल्कुल, उत्तर बताना ही नहीं होगा टीचर का कार्य, यहाँ पर समस्या प्रस्तुत करना यह हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं किस प्रकार का उत्तर है। बिल्कुल, रचनावादी कक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य जो होता है, जब समस्या प्रस्तुत करेगा बालक के सामने, तभी तो बालक के अंदर रचनात्मकता का विकास होगा। बालक सोचेगा, विचारेगा, तभी तो उसका सृजनात्मकता का विकास होगा। ये जानते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बी ऑप्शन को यहाँ पर सही करेंगे। ठीक, चलें आगे। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि एडीएचडी से ग्रसित बच्चे के लिए कौन सी रणनीति सबसे कम प्रभावी है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गतिविधि आधारित कार्य, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्पष्ट निर्देश, सी ऑप्शन लंबे मौखिक व्याख्यान, और डी ऑप्शन छोटे लक्ष्य। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, छोटे लक्ष्य की बात यहाँ पर मत करिएगा, स्पष्ट निर्देश की बात नहीं होगा। अब आपको ए और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से सब लोग कमेंट करिए। बिल्कुल, यहाँ गतिविधि आधारित कार्य ना होकर लंबे मौखिक व्याख्यान, ये हमारा सबसे कम प्रभावी होगा। नोट करिएगा, यहाँ पर पूछा क्या गया था कि सबसे कम प्रभावी। तो यहाँ पर सबसे कम प्रभावी जो होगा लंबे मौखिक व्याख्यान, यही सी वाला ऑप्शन सबसे कम प्रभावी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सीटेट में जितने भी समय बचे हैं परीक्षा में, ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक मेहनत जरूर करिए, क्योंकि यही आखिरी समय। अगर अगर अभी तक आपने आराम किया उससे कोई मतलब नहीं, अब तो आप मेहनत करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर आप इतने में मेहनत कर देंगे अच्छे से, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो वही फिर सिस्टम रहेगा। कई लाख लोग 1 नंबर से 2 नंबर से फेल होते हैं, यहाँ पर जानते रहिएगा। कई लाख लोग होते हैं। ओबीसी का आपको पता होगा, पास मार्किंग कई लोग पूछते हैं, तो ओबीसी और एससी का पास मार्किंग क्या होता है? 82 नंबर, 82 नंबर। और जनरल वालों का पास मार्किंग 90 नंबर होता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो ओबीसी और एससी वाले छात्र, एससी एसटी वाले छात्र हैं, उनको भी 90+ कर देना है स्कोर, कम से कम। नहीं तो आपको पता होगा कि आप 82 नंबर पाएंगे तो सिर्फ अपने राज्य में ही वैलिड होंगे। बाकी अदर राज्यों में जहाँ पर सीटेट अलाउ है, वहाँ पर नहीं जा सकते, ये जानते रहिएगा। ठीक है, और जनरल वालों से कहेंगे कि सिर्फ 90 का टारगेट मत बनाइएगा, 110 का नहीं तो 100 का टारगेट बनाइएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप 90 का ही टारगेट बनाएं और जो टारगेट बनाया जाता है 100% उस पर पूरा नहीं होता, जानते हैं होंगे आप। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कई लाख लोग बच्चे 82 नंबर नहीं तो 90 नंबर यही टारगेट बना लेते हैं। किसी का 81 आ जाएगा, किसी का 89 आ जाएगा, बस हो गया काम गड़बड़। 82 वाले यहाँ से फेल हो जाएंगे और 19 वाले यहाँ से फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चौकन्ने रहिएगा, समय कम है तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। ठीक है, टारगेट दोनों सभी लोगों को 100+ स्कोर का बनाना पड़ेगा। ठीक, और अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपका मैथ वीक है तब भी आप पास हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैथ पेडागोजी में 15 नंबर पूछे जाते हैं, 15 नंबर का टारगेट बनाइए सिर्फ। ठीक है, और बाकी हिंदी में पूरे 30 के 30 टारगेट बनाइए, सीडीपी 30 में 30, और अगर प्राइमरी की बात करें तो ईबीएस में 30 बनाइए। और जो लोग पेपर 2 के बारे में सोच रहे हैं ना, एसएसटी हल्के में मत लीजिएगा, एसएसटी बहुत टफ होती है। अगर आपने हिंदी हिंदी और सीडीपी को हल्के में ले लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। आपको हिंदी और सीडीपी में लगभग मान के चलिएगा कि कितनों कम से कम
45 नंबर तो ला ही देना है, ठीक है? 60 में 45 नंबर यहाँ पर मार देना है, यहाँ पर जानते रहिएगा, ठीक? बिल्कुल। चलिए, ना 45 मारेंगे तो 40 तो मार सकते हैं ना, 40 मार सकते हैं, बाकी एक लैंग्वेज रहेगा और आपका। मान लीजिए संस्कृत है, संस्कृत में आप 20 भी कर लेंगे तो 40, 20, 60 हो जाएगा। तो आप जो एसएसटी होगा या साइंस और मैथ्स होगा, वहाँ पर आप 60 नंबर में तो कर ही सकते हैं 30 नंबर। तो इसलिए तैयारी करिए, अभी आपके पास समय है। ठीक? चलिए, फिलहाल आपकी इच्छा है, आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़िए बस। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि तत्काल और विशिष्ट फीडबैक का सबसे बड़ा लाभ है। भय उत्पन्न करना, तुलना बढ़ाना, सीखने में सुधार करना या अनुशासन बनाए रखना। हमने आपसे कहा था कि अनुशासन बनाने की बात आप कहीं पर नहीं करेंगे और भय उत्पन्न करने की बात आप नहीं करेंगे और ना ही बालकों के बीच में तुलना की जाएगी। ठीक? तो इस प्रकार से आप भी उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीखने में सुधार यानी कि सी ऑप्शन होगा, आप भी ऐसे चुन सकते हैं उत्तरों को। बहुत बड़ी बात नहीं, बस आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, बस बाकी काम हो जाएगा। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? यह नया प्रश्न और एकदम इम्पोर्टेंट है। निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने, पियाजे ने, बंडूरा ने या गेस्टाल्ट ने? चलिए बताइए। निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल सही। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बंडूरा को चुना है उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत की, यह सिद्धांत बंडूरा महोदय ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन आधारित होता है। अनुशासन आधारित होगा, किस पर होगा? दंड पर? बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में आप कभी भी दंड की बात ही नहीं करेंगे, दंड देने की बात तो बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन करा कि भय पर? बिल्कुल नहीं। कक्षा में भय का वातावरण टीचर को कभी नहीं बनाना है वहां पर, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन काट दीजिए। सी ऑप्शन करें कि आत्म नियमन पर और डी ऑप्शन नियंत्रण पर। तो यहाँ पर नियंत्रण पर नहीं बल्कि आत्म नियमन पर ही बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन होता है। ठीक? बिल्कुल, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिक्षक यदि बच्चों की विविध पृष्ठभूमि को सीखने की शक्ति मानता है तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण, समावेशी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण। चलिए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, क्या बोल रहे हैं? प्रश्न छूट गया भाई? प्रश्न नहीं छूटा होगा, वहां पर प्रश्न संख्या टाइपिंग एरर हो गया होगा। चलिए, प्रश्न नहीं छूटा एक भी। ठीक, चलिए देखिए, शिक्षक यदि बच्चों की विविध पृष्ठभूमि को सिखाने की शक्ति मानता है तो यह क्या दर्शाएगा? कभी भी परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण नहीं दर्शाएगा, काट दीजिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो सकता है और समावेशी दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन पारंपरिक दृष्टिकोण नहीं होगा। अब आपको बी और सी में से चुनना है कि कौन सा उत्तर आपको लग रहा है कि सही है। चलिए, फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर जितने भी लोगों ने समावेशी दृष्टिकोण चुना है उत्तर, उनका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलें, चलिए, आज की क्लास में बस यहीं तक प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास में कितने प्रश्न आपने सही किए ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि लक्ष्य तक चैनल पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी निःशुल्क में कराई जाती है। जैसे सीटेट की कराई जा रही है फ्री प्रैक्टिस बैच के द्वारा। ठीक, चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अच्छा है समय, यही पढ़ लीजिए। ठीक, धन्यवाद।